नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन के अंदर। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। और उसी क्रम में एक और बेहतरीन सेशन आप सबके लिए। आइए अपनी सफलता की ओर एक और कदम बढ़ाते हैं। कक्षा 11 तक हमने मनोविज्ञान को पूरा कर लिया है और बहुत ही जल्दी पूरे कक्षा 11 का एक ही वीडियो में पूरा का पूरा आपको जो सेशन है वो मिल जाएगा। यानी 10-12 घंटे का एक सेशन क्रिएट कर दिया जाएगा। उन सारे वीडियो को मिलाकर वो एक साथ आपको जो है वो हम प्रोवाइड करवा देंगे, ताकि आपको अलग अलग सेशन देखने की भी समस्या ना रहे। इसके साथ ही हम आज कक्षा 12 की भी शुरुआत कर रहे हैं, जहां हम चर्चा करने वाले हैं मनोविज्ञान के अंदर। और कक्षा 12 से भी हमारे काफी टॉपिक हैं जो रीट और ग्रेड सेकंड के अंदर जो है कवर होते हैं, जो कि मनोविज्ञान के टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। सबसे पहले आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम और जय भारत। कैसे हैं आप? सूरज जी, आर के, बदनाम बादशाह, सुनीता जी, सीमा जी, लोकेश जी, कुलदीप जी, संतोष जी, जावर राम जी एंड जया सैनी जी, आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और होली की भी आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। अभी होली का पर्व जो है वो फाल्गुन का अंतिम समय चल रहा है और होली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और ये होली आपके जीवन में बहुत सारे बेहतरीन नए नए रंग लेके आए और उन सारे रंगों में एक जो रंग हो वो सफलता रूपी रंग भी हो, जिसे आप सफलता को प्राप्त करें और अपने जीवन को और बेहतर बना सके। सहनाज जी कैसे हैं आप? जितेंद्र शेखावत जी कैसे हैं आप? लोकेश कुमार सैनी जी कैसे हैं आप? सोना जी स्वागत आपका, रिंकी जी, आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आ गए आप सब, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और आइए करते हैं शुरुआत चैप्टर नंबर 1 की क्लास अपनी। आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 12, आज हम शुरू कर रहे हैं। कक्षा 11 तक हमने आपको कंप्लीट करवा दिया है। और शिक्षा मनोविज्ञान देखिए, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड के लिए तैयार कर रहे हो, चाहे आप सेकंड ग्रेड के लिए तैयार कर रहे हो, चाहे आप थर्ड ग्रेड के लिए तैयार कर रहे हो, शिक्षा मनोविज्ञान के लिए सबसे ज्यादा ऑथेंटिक और सबसे ज्यादा बेहतरीन बुक जो है वो है आरबीएसई पढ़े चाहे एनसीईआरटी पढ़े, दोनों एक ही बात है। लेकिन ये जो बुक है सबसे ऑथेंटिक बुक है और यहां से पढ़ने के बाद आपके मनोविज्ञान में सारे जो टॉपिक है वो अच्छे तरीके से जो है वो बन जाएंगे और आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो है वो नहीं आने वाली है। यानी यहां से पढ़ने के बाद आपको किसी प्रकार की कोई समस्या जो है वो नहीं आने वाली है। तो चलिए करते हैं फिर शुरुआत आज के सेशन की। और आज जो पहला यूनिट है वो है अपना बुद्धि और अभिक्षमता। सबसे पहले बुद्धि पढ़ेंगे। हर पेपर में बुद्धि से जो है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज तक जितने भी रीट के, सी टेट के, एस टेट के, यूपी टेट के, एमपी टेट के जितने भी पेपर हुए, उन सारे पेपरों के अंदर बुद्धि से मिनिमम टू मिनिमम 2 क्वेश्चन हर पेपर में पूछे गए हैं और कई कई पेपरों में तो 3 से 4 क्वेश्चन भी बुद्धि टॉपिक से आए हैं। तो बुद्धि टॉपिक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम अभिक्षमता को पढ़ने वाले हैं। तो ये दोनों टॉपिक यूनिट 1 चैप्टर नंबर 1 और क्लास नंबर 12 के अंदर है। अगर आप हमारे परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो परिवार के सदस्य जरूर बन जाए और निरंतर आप हमारे साथ अध्ययन कर पाएंगे उसके बाद। और हमारे सारे सेशन है वो बिल्कुल फ्री है, आपको एक पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। बस आपको सब्सक्राइब बटन करना है, क्लिक, बेल आइकन दबाना है और अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को जो है शेयर कर देना है। और हमारे टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। ये हमारे टेलीग्राम है, इनको ज्वाइन कर सकते हैं आप अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो। सुभाष गुजर जी कैसे हैं आप? राम राम अलवर से आपका। एनके क्लासेस आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन होंगे तो हर सेशन की पीडीएफ सेशन खत्म होने के
10 मिनट के अंदर अंदर आपको जो है वो मिल जाएगी। आप इन कोड को स्कैन करके भी जो है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस आप ये लिंक जो दिया है इसको भी यूज कर सकते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं बुद्धि और अभिक्षमता की, और इस चैप्टर को अब हम शुरू करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक बार देख लीजिए कि कक्षा 12 में हमारे लिए कौन कौन से चैप्टर हैं जो काम के हैं। तो देखिए कक्षा 12 के अंदर बुद्धि और अभिक्षमता हम पढ़ेंगे, ये हमारे सिलेबस का है। व्यक्तित्व पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर। 3 नंबर चैप्टर है दबाव, दबाव पढ़ेंगे हम। मानवीय क्षमता पढ़ेंगे, खुशहाली को नहीं पढ़ेंगे। मनोवैज्ञानिक विकार पढ़ेंगे हम, मानसिक स्वास्थ्य में आ जाएगा ये टॉपिक। चिकित्सात्मक उपागम और परामर्श, ये टॉपिक हमारे यूनिट का पार्ट नहीं है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। अभिवृत्ति पढ़ेंगे, बट सामाजिक संज्ञान हम नहीं पढ़ने वाले हैं, और अभिवृत्ति को हम पढ़ने वाले हैं, तो ये टॉपिक पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे। समूह प्रक्रिया और सामाजिक प्रभाव हमारा नहीं है। मनोविज्ञान तथा जीवन हमारा टॉपिक नहीं है, तो इसको भी हम नहीं पढ़ने वाले हैं। व्यवहारिक मनोविज्ञान हम नहीं पढ़ेंगे, और मनोवैज्ञानिक कौशल भी हम नहीं पढ़ेंगे। तो मोस्टली हम यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 नहीं पढ़ेंगे, यूनिट 6। तो ये 5 ही चैप्टर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसमें से ये 5 ही चैप्टर हम करने वाले हैं। तो अराउंड 10 दिन के अंदर ये टॉपिक, 10 अंडर 10 डे, टारगेट यह है कि 7 दिन में ही पूरे हो जाए। यानी आज 15 तारीख है, तो लगभग 22 तारीख तक ये कक्षा 12 अपन कंप्लीट करके, और फिर मनोविज्ञान आपको इस तरीके से करवाने वाला हूं कि मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आपका मनोविज्ञान में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मनोविज्ञान आज तक किसी ने ट्रिक के माध्यम से नहीं करवाई है, हम आपको ट्रिक के माध्यम से मनोविज्ञान करवाएंगे। और वो सारी परिभाषाएं, वो सारे कॉन्सेप्ट जो कठिन याद होते हैं, वो सारे के सारे आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। ऐसा हम आपके लिए एक प्रयत्न करने वाले हैं, और ये सेशन भी हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। जैसे ये कक्षा 12 एंड होगी, मनोविज्ञान को टॉपिक वाइज आपके रीट के टॉपिक, ग्रेड 2 के टॉपिक के अकॉर्डिंग शुरू कर देंगे। इसमें एक और बात आप याद रखिएगा कि रीट L1, रीट L2 और आरपीएससी ग्रेड 2, इन तीनों का जो मनोविज्ञान है वो समान ही है, यानी टॉपिक सेम ही है। रीट में थोड़े से टॉपिक ज्यादा है, 2-3 टॉपिक ज्यादा है इसमें, और इसमें ग्रेड 2 में 2-3 टॉपिक कम है। बाकी ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपका इनसे अलग हो। तो मनोविज्ञान, अगर आप ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप रीट लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप रीट लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, एक साथ ही कवर हम करवा देंगे आपको। और अब की बार टारगेट है 28+ क्वेश्चन सही होंगे आपके, और बिल्कुल यहां आप मेरे साथ पढ़ते रहिए। अगर आप निरंतर क्लास में आते रहे, अब की बार बहुत सारी चीजें मैं आपको यहीं पर करवाने वाला हूं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। परिभाषा एवं प्रकृति की बात करते हैं बुद्धि की। बुद्धि क्या है? अगर हम बेसिक चर्चा करते हैं कि बुद्धि क्या है, तो क्या कहेंगे बुद्धि के बारे में? आप क्या कहेंगे बुद्धि के बारे में? क्या कहेंगे आप? मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं टॉपिक, और अचानक आपके दादाजी की दादी आ गई कि बेटा के रहे के पढ़ू, के पढ़े, पूछ लेनी कई बार के पढ़े का बुद्धि पढ़ू, आ के हुए गए बुद्धि के हुए। तो आप क्या कहेंगे बुद्धि के बारे में? क्या उनको परिभाषा बताएंगे आप? तो परिभाषा से तो उनको समझ में नहीं आएगा, उनको तो सीधी भाषा में बताना पड़ेगा। देखो, सीखना अगर आपको सरल करना, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर याद नहीं रहता, मजा नहीं आता पढ़ने में, सीखना कठिन होता है। तो सीखने को सरल करने का तरीका क्या है? अपनी भाषा में पढ़िए, मातृभाषा में पढ़िए। अब तो शिक्षा नीति 2020 में यह कह दिया है कि प्राथमिक जो शिक्षा होगी वो मातृभाषा में होगी। तो इन सारे टॉपिकों को आप अपनी भाषा में अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर करके समझने का प्रयास अगर कर लेते हैं, तो फिर आपका कोई टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो आप ये कह दें कि सर समझ में नहीं आता है। तो जी मन ने कोई पूछा कि बुद्धि के, तो मैं क्या कहूं कि भाई बुद्धि जिखी हुआ है, बुद्धि जिखी हुआ है, वह अपनी जिखी काम करने की योग्यता हुआ है, बैंक एक संगठन हुआ है।
अर्थात और ज्यादा सरल भाषा में आप जे कहा तो बुद्धि कार्य करने की क्या है, कार्य करने की शक्तियों का संगठन है। बुद्धि कार्य करने की शक्तियों का संगठन है। हम कोई भी काम ऐसा नहीं कर है या कोई भी काम ऐसा नहीं है जो बिना बुद्धि के हो। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो बिना बुद्धि के हो। हर कार्य को करने के लिए हमें बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। जिसके पास ज्यादा बुद्धि होती है वो उस काम को ज्यादा अच्छा कर देता है, जिसके पास कम बुद्धि होती है वो उस कार्य को थोड़ा सा जो है कम अच्छा कर पाता है। बट कोई भी काम ऐसा नहीं होता है जो बिना बुद्धि के हो सके। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि बुद्धि जो है वो क्या है, कार्य करने की क्षमता ही बुद्धि है। क्यों? सही बात है भैया, ये कार्य करने की क्षमता या कार्य करने की जो शक्ति है, क्षमता है, उसका एक संगठन ही बुद्धि है। तो आइए चर्चा करते हैं सुनीता सैनी जी। बुद्धि शब्द को कई मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषित करने का प्रयास किया। सर्वप्रथम बोरिन नामक एक मनोवैज्ञानिक है, बोरिन। इन्होंने जो है 1923 में अपनी औपचारिक परिभाषा में यह कहा कि बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। अर्थात मान लो किसी बुद्धि परीक्षण ने आईक्यू माप दी कि 140 है तो बस वही बुद्धि है। लेकिन यह परिभाषा स्पष्ट नहीं कर पा रही है बुद्धि को। इस परिभाषा से सार निकल के नहीं आ रहा है। इस परिभाषा से हमें यह नहीं पता चल रहा है कि बुद्धि है क्या। हाँ ठीक है, इसने कहा जरूर है बोरिन ने कि बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है, लेकिन ये तो लिमिटेड हो गई ना भाई। बुद्धि परीक्षण से एक बुद्धि मापी जाती है, कौन सी? शैक्षिक बुद्धि मापी जाती है, जनरली ज्ञानात्मक पक्ष को मापा जाता है। तो इससे स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। बोरिन के पश्चात कई मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि अलग अलग ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया और सभी परिभाषाओं को 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में बांटते हुए प्रथम जो श्रेणी है वह है जिसमें बुद्धि को वातावरण के साथ समायोजन, यानी बुद्धि को 3 तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया गया। पहला यह कहा गया कि आपकी बुद्धि क्या है, आपका वातावरण के साथ कैसा समायोजन है। अगर आप किसी भी वातावरण में समायोजित हो जाते हो तो आपकी बुद्धि अच्छी है। अगर आपकी समायोजन क्षमता अच्छी है तो आपकी बुद्धि भी क्या है, अच्छी है। क्यों सुनीता सैनी जी? सही बात है ये। शहनाज जी सही बात है। तनु जी, प्रथम श्रेणी में वह परिभाषा होगी जिसमें बुद्धि को वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता है। जो व्यक्ति जितनी जल्दी वातावरण के साथ समायोजन करता है उसकी बुद्धि को उतना ही तीव्र समझा जाता है। जो व्यक्ति जितना जल्दी एनवायरमेंट में अपने आप को समायोजित कर लेता है वह बालक, वह व्यक्ति उतना ही ज्यादा बुद्धिमान समझा जाता है, उतना ही ज्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। ठीक है, पहला तरीका। दूसरे में यह कहा गया कि वह दूसरे श्रेणी में वह परिभाषा रखी जाएगी जिसमें बुद्धि को सीखने की क्षमता माना गया है। यह क्षमता जिस व्यक्ति में अधिक होती है तदापि बुद्धि भी उतनी अधिक होगी। यानी पहली बात तो यह कही गई कि आपका समायोजन क्षमता कैसी है। ज्यादा है तो ज्यादा बुद्धि वाले माने जाएंगे आप, अगर कम क्षमता है तो कम बुद्धि वाले माने जाएंगे। दूसरे में यह कहा कि आप सीखते कैसे हैं, किसी बात को आप कितना जल्दी सीखते हैं, तो सीखने की क्षमता कैसी है आपकी। आप अगर किसी बात को जितना जल्दी सीखेंगे उतना ही ज्यादा आप बुद्धिमान माने जाएंगे। आप किसी वस्तु को, किसी डाटा को, किसी मेथड को, किसी टॉपिक को, किसी बात को जितना जल्दी समझेंगे उतने ही ज्यादा आप बुद्धिमान माने जाएंगे। तो आपकी सीखने की क्षमता से भी बुद्धि का जो है वो आकलन किया जा सकता है। तीसरी जो श्रेणी आई उसमें वो परिभाषा आई जिसमें बुद्धि को अमूर्त चिंतन करने की क्षमता माना गया। अर्थात आप कितना अमूर्त चिंतन कर सकते हो, जितना ज्यादा आप अमूर्त चिंतन करते हो उतना ही ज्यादा आपकी बुद्धि मानी गई। इन 3 आधार पर
इन तीनों आधारों को बेस मानते हुए, इन तीनों बातों को, इन तीनों बिंदुओं को आधार मानते हुए बुद्धि को परिभाषित करने का प्रयास किया जाता है। आइए कुछ परिभाषाएं समझने का प्रयास करते हैं। पहली जो परिभाषा आती है वो आती है वैक्सलर की। वैक्सलर क्या कहते हैं? वैक्सलर कहते हैं कि 1939 में कि बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसने कहा कि बुद्धि एक सार्वजनिक क्षमता है? बहुत ही सुंदर प्यारा छोटा क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर प्यारा और छोटा क्वेश्चन बनता है। किसने कहा कि बुद्धि सार्वजनिक क्षमता है? सार्वजनिक क्षमता है। तो ये जो बात कही आपको याद रखनी है, किसने कही? वैक्सलर ने कही। ये बात किसने कही? वैक्सलर ने ये बात जो है वो कही है। किसने कही है? वैक्सलर ने कही है। कब कही है ये बात? इन्होंने 1939 में कही है। जिसके सहारे बुद्धि क्या है? बुद्धि एक सार्वजनिक क्षमता है। सार्वजनिक क्षमता क्यों कहा बुद्धि को? आपके मन में ये क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि सार्वजनिक क्षमता क्यों कहा बुद्धि को? देखिए, सार्वजनिक क्षमता इसलिए कहा कि बुद्धि सब में होती है। इस सृष्टि पर कोई भी ऐसा सजीव प्राणी नहीं है जो बुद्धिहीन है। कोई भी ऐसा सजीव प्राणी नहीं है। सजीव में जितने भी, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो पक्षी हो, सब में बुद्धि है। इसीलिए कहा गया कि बुद्धि एक सार्वजनिक क्षमता है जो हर व्यक्ति में होती है, हर मानव में होती है, हर जीव जंतु के अंदर होती है। तो बुद्धि तो सब में ही होती है। और उस बुद्धि से जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है, वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। देखिए, आपके अंदर बुद्धि है, आप अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग आज डिसीजन ले पा रहे हैं कि आपको क्या करना है। आपको ग्रेड की तैयारी करनी है, आपको रीट की तैयारी करनी है। रीट की तैयारी करनी है तो आपको कैसे करनी है, कहां से आपको पढ़ना है, यूट्यूब से कहां से पढ़ना है, कौन से टीचर से आपको ज्यादा समझ में आएगी, आप पैसे खर्च करके कहीं कोर्स खरीदे कि क्या करें। ये सब आप अपनी बुद्धि का उपयोग करके क्या कर रहे हैं? डिसीजन ले रहे हैं। ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? और इस डिसीजन के पीछे आपका एक निश्चित उद्देश्य है कि नहीं है? हम जो भी काम करते हैं वो किसी न किसी उद्देश्य से करते हैं। आपने देखा होगा, जब सुबह उठते हैं, भोर होती है, सुबह होती है, तो सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों से उड़ते हैं, चींटियां बिलों से बाहर निकलती है, हम भी अपने कार्य की ओर बढ़ते हैं। हर व्यक्ति एक निश्चित उद्देश्य के साथ अपने कार्य की ओर बढ़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बुद्धि से हम ये डिसीजन लेते हैं कि हमें क्या करना है और उद्देश्यपूर्ण कार्य करते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है आपके जीवन में, अब तक का जो भी आपका जीवन है, 20 साल का, 22 साल का, 25 साल का, 30 साल का, आपने अपने जीवन में कभी भी निरुद्देश्य कार्य किया है क्या? निरुद्देश्य कार्य किया है क्या? अच्छा, छोटा बच्चा जो अभी अभी जन्म लिया है, क्या वो निरुद्देश्य काम करता है क्या? कोई भी सृष्टि में व्यक्ति आप उदाहरण के तौर पे बता सकते हो जो निरुद्देश्य काम करता हो? कोई भी ऐसा नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण, ध्यान देना, उद्देश्यपूर्ण क्रिया, विवेकशील चिंतन और वातावरण के साथ समायोजन करता है। दूसरी परिभाषा दी रॉबिन्स तथा रॉबिन्स ने। रॉबिन्स एंड रॉबिन्स कहते हैं कि 1965 में ये कहते हैं, इनके अनुसार बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों के संपूर्ण वर्ग से होता है जो व्यक्ति में सूझ और समस्या समाधान करने की क्षमता, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की क्षमता, अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता तथा अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता को दिखलाता है। रॉबिन्स एंड रॉबिन्स क्या कहता है कि इन्होंने बुद्धि के संज्ञानात्मक पक्ष पर ज्यादा जोर दिया।
निशा जी कैसे हैं आप? इन्होंने बुद्धि के संज्ञानात्मक पक्ष पर सबसे ज्यादा जोर दिया। इन्होंने कहा कि देखिए, बुद्धि संज्ञानात्मक व्यवहारों का एक वर्ग है, एक समूह है। संज्ञानात्मक यानी ज्ञान से संबंधित व्यवहारों का, जो व्यक्ति में सूझ के द्वारा समस्या समाधान करने की क्षमता है, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की क्षमता है, अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता है और अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता को दिखलाता है। आप में ज्ञान होगा, बुद्धि होगी, तभी तो ये सारे काम आप कर पाओगे ना, वरना तो कैसे कर पाएंगे। और देखिए, और कुछ परिभाषाएं आपके सामने रखता हूं। निसेर और उसके सहयोगियों की परिभाषा, गाइड में यह परिभाषा नहीं मिलेगी आपको, गाइड में ये परिभाषा नहीं मिलेगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि गाइड पढ़नी नहीं है, लेकिन गाइड के साथ ये भी पढ़ लोगे ना तो आप बाकी बच्चों से 4 कदम आगे हो जाओगे, बाकी बच्चों से 4 कदम आगे हो जाओगे। और जब 4 कदम आगे रहोगे तभी तो सिलेक्ट हो जाओगे आप, तभी तो सिलेक्ट होगे ना। तो आप एक बार इस बात पर जो इस सेशन को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। और जितने भी बच्चे अभी अभी जुड़े हैं, जो इसको ऑफलाइन देखते हैं, उनके लिए यहाँ आप ऊपर देख लो, यहाँ पर रंग की बहुत सारी ढेरियां लगा रखी है हमने, और ये ढेरियां कहती है कि इसी प्रकार आपका जीवन भी रंगीन होगा। थोड़ा सा समय और है, मेहनत करिए और इस होली मेहनत करना है और अगली होली तक रंग आ जाएगा। इस होली मेहनत कर लीजिए, अगली होली तक ये रंग जो है मेहनत का आपके ऊपर छा जाएगा, आपके ऊपर छा जाएगा। तो निसेर तथा उनके सहयोगी क्या कहते हैं? इन्होंने कहा 1996 में कि बुद्धि को इस प्रकार परिभाषित किया इन्होंने कि यह व्यक्ति की जटिल विचारों को समझने, पर्यावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करने, अनुभवों से सीखने, विभिन्न तरह के तर्कना अर्थात तर्क में सम्मिलित होने और चिंतन द्वारा बाधाओं को दूर करने की क्षमता है। अगर इस लाइन को और ज्यादा सीधा बोलना हो तो क्या कह सकते हैं हम कि बुद्धि समस्या समाधान का तरीका है। बुद्धि समस्या समाधान करने का एक तरीका है, बुद्धि से समस्या समाधान कर सकते हैं। यही तो है। निसेर क्या कह रहे हैं कि बुद्धि जो है वो जटिल विचारों को समझने, पर्यावरण के साथ प्रभावी समायोजन करने, अनुभव से सीखने, तर्कना करने और चिंतन और बाधाओं को दूर करने, चिंतन के द्वारा बाधाओं को दूर करने का क्या है, एक तरीका है। सही है ये बात चाहत जी? ये बात सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इन परिभाषाओं के अनुसार बुद्धि की प्रकृति क्या है, आइए चर्चा करते हैं। ये जो हमने परिभाषाएं देखी है, इन परिभाषाओं के आधार पर बुद्धि की क्या प्रकृति है, इस पे चर्चा करते हैं। एक सेकंड रुके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो परिभाषाएं हमने पढ़ी है, इन परिभाषाओं में से जो सार निकल के आता है उन पे चर्चा करते हैं। इन परिभाषाओं से जो सार निकल के आता है उन पे चर्चा करते हैं। इन परिभाषाओं से क्या सार निकल के आता है? इन परिभाषाओं से सार निकल के आता है कि बुद्धि क्षमताओं का योग है। बुद्धि क्षमताओं का योग होता है। इसमें कई प्रकार की क्षमताएं होती है, जिसका पूर्ण योग ही बुद्धि कहलाती है। तो पहला सार निकल के आया कि बुद्धि क्या है? क्षमताओं का संगठन है। संगठन कहते हैं, योग की जगह तो ठीक होगा। दूसरा कह रहा है कि समस्या के समाधान हेतु व्यक्ति बुद्धि से उत्पन्न होने वाली सूझ का सहारा लेता है एवं इसी के साथ वह बुद्धि की मदद से गत अनुभूतियों का लाभ उठा पाता है। तो बुद्धि क्या है?
बुद्धि समस्या समाधान करती है, बुद्धि से उत्पन्न सूझ यानी बुद्धि से हमें समस्या का हल करने का विचार सूझता है। जैसे कि कोहलर ने प्रयोग किया था चिंपैंजी पर, तो उसके सामने समस्या थी कि वो पिंजरे में बंद था, भूखा था चिंपैंजी, सुल्तान नामक चिंपैंजी। तो अब उसके सामने कुछ चीजें ऐसी थी, उन समस्याओं को वो हल कर सकता था अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, इसीलिए तो उसने बॉक्स पे बॉक्स रखा और केले प्राप्त कर लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि बुद्धि सूझ को उत्पन्न करती है, बुद्धि से सूझ उत्पन्न होती है, सूझ, बुद्धि से सूझ उत्पन्न होती है, और सूझ से हम क्या करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं। ठीक है। तीसरा, बुद्धि की मदद से व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है। अधिक उद्देश्यपूर्ण होने पर उसे अधिक बुद्धिमान माना जाता है। अतः बुद्धि के फलस्वरूप ही व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करता है। तो बुद्धि से हम उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करते हैं। मान लो जब बचपन में कभी कभी आप ऐसे काम करते थे जो घर वालों के पसंद नहीं आते थे, तो घर वाले कहते थे क्या, अरे तू बुद्धू है ये काम कर रहे है। जैसे छोटा बच्चा मिट्टी में लेट जाता था खेलते खेलते, तो माँ क्या कह देती, अरे तेरा दिमाग खराब हो गया बुद्धू। क्यों? क्योंकि घर वालों को लगता था कि वो उद्देश्यपूर्ण कार्य नहीं कर रहा है। हालांकि हमारे लिए तो मिट्टी में लेटना भी उद्देश्यपूर्ण था। हमारे लिए तो उस टाइम बचपन में मिट्टी में लोट खाना, लोट पटोलिया, आपने मारवाड़ी भाषा में कहनी लोट पटोलिया खाना, तो वो भी क्या था, बुद्धि का ही एक प्रकार था। एक बार सारे बच्चे शेयर करें इसको, अभी हम बहुत कम बच्चे हैं लाइव सेशन में, तो शेयर करें। रोज अब क्लास 1 बजे ही होगी, रोजाना क्लास अब 1 बजे ही होगी। बुद्धि की मदद से व्यक्ति वातावरण में अच्छे ढंग से समायोजन और अनुकूलन करना सीखता है। वे व्यक्ति जिसमें अधिक बुद्धि होती है किसी भी वातावरण में अच्छी तरह समायोजन कर लेते हैं, और यही उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व का कारण बनती है। नेक्स्ट देखिएगा, बुद्धि की मदद से व्यक्ति विवेकशील चिंतन और अमूर्त चिंतन करने में समर्थ होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि व्यक्ति बुद्धिमान होता है। जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है उसका चिंतन जो होता है वो अधिक विवेकपूर्ण, तर्कपूर्ण और युक्ति संगत होता है। उसी प्रकार कम बुद्धिमान व्यक्ति का चिंतन अविवेकपूर्ण तथा तर्कहीन होता है। छठी बात यह कहता है कि अधिक बुद्धि वाला व्यक्ति मुश्किल और जटिल कार्यों को समझकर एवं पूर्ण सूझबूझ के साथ उसको पूरा करता है। इन सारी परिभाषाओं से हम समझ गए हैं कि बुद्धि क्या है। बुद्धि क्या है? इन सारी परिभाषाओं और इन परिभाषाओं के सार से हमें यह बात समझ में आ गई है कि बुद्धि क्या है। बुद्धि क्या है? बुद्धि जो है वो कार्य करने की क्षमता है, बुद्धि समस्या समाधान की क्षमता है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता है, बुद्धि समायोजन की क्षमता है। यही तो है बुद्धि, यही है ना कालू लाल जी, यही है ना बुद्धि। उपरोक्त सभी बिंदुओं से यह स्पष्ट है कि बुद्धि के स्वरूप को समझने हेतु एक से अधिक कारकों एवं क्षमताओं की आवश्यकता होती है। इस संदर्भ में थ्रस्टन क्या कहते हैं? थ्रस्टन ने 1938 में यह कहा कि बुद्धि की कुल 7 क्षमताएं होती है। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनता है कि थ्रस्टन ने बुद्धि की कितनी क्षमताएं बताई है? थ्रस्टन ने बुद्धि की कितनी क्षमताएं बताई है? तो थ्रस्टन ने 7 क्षमताएं बताई है। गिलफोर्ड जो थे 1967 में, इन्होंने बुद्धि की 150 क्षमताएं बताई है। ये दोनों बातें आप जरूर याद रखना, गिलफोर्ड ने 150 और थ्रस्टन ने 7 क्षमताएं बताई है। थ्रस्टन ने इन क्षमताओं को प्रधान मानसिक क्षमता, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज जो है वो कहा है। भारतीय परंपरा में निम्नलिखित क्षमताएं बुद्धि के अंतर्गत स्वीकार की गई है। भारतीय जो मनोवैज्ञानिक है और भारतीय जो परंपरा है उसमें बुद्धि की जो क्षमताएं स्वीकार की गई है वो कौन सी है, आइए इस पे चर्चा करते हैं। इन्होंने जो है वो कुछ क्षमताएं स्वीकार की है और आइए इनकी अपन जो है चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी क्षमताएं इन्होंने जो है वो स्वीकार की है बुद्धि की। देखिए,
इन्होंने बुद्धि की पहली क्षमता माना है संज्ञानात्मक क्षमता। संज्ञानात्मक क्षमता, इन्होंने कहा कि बुद्धि में संज्ञानात्मक क्षमता होती है, अर्थात ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता होती है। सोच समझ, विभेदन क्षमता, समस्या समाधान की योग्यता और प्रभावी संप्रेषण करने की क्षमता। आपके पास ज्ञान होगा। ज्ञान का अर्थ क्या है? जो हम स्कूल में पढ़ते हैं वो ज्ञान होता है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति और एक अनपढ़ व्यक्ति, उन दोनों में अंतर कैसे पता चलता है? आपको कैसे पता चलता है कि ये पढ़ा लिखा है और ये अनपढ़ है? जब आप उसके व्यवहार को देखते हैं, जैसे कि वो सोचता कैसे है किसी बात के बारे में। जैसे मान लो एक अनपढ़ व्यक्ति है, गांव, हालांकि मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूं, मेरे कहने का अर्थ आप ये मत निकालिएगा, क्योंकि कई बार जो कहना चाहते हैं अध्यापक जो कह रहा है बच्चे उसको अलग डिफरेंस मोड में समझ जाते हैं। तो मैं पहले ये बात कहता हूं उदाहरण देने से पहले कि एक गांव, मैं ऐसा कभी नहीं कह रहा हूं कि ऐसा है, लेकिन इसको समझने के लिए समझिएगा कि एक गांव का व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा नहीं है, मॉडर्न चीजों को नहीं जानता है, आज के आधुनिक युग से वो परिचित नहीं है, और वो दिल्ली गया। मेरे साथ ऐसा हुआ था, हालांकि मैं तो पढ़ा लिखा भी था, लेकिन चूंकि हम छोटे शहर के रहने वाले हैं, हमारे यहाँ ऐसा कल्चर नहीं था। अब हम जब दिल्ली गए तो हमने देखा, वहां के कल्चर को देखा, वहां के लड़के लड़कियों को देखा, उनके पहनावे को देखा, तो वहां पर हमें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। क्यों? क्योंकि हम उस कल्चर से अनभिज्ञ हैं, वो ज्ञान हमारे पास नहीं है। इसी प्रकार एक अनपढ़ और पढ़े लिखे व्यक्ति की सोच का अंतर होता है। एक मॉडर्न सोच का व्यक्ति अलग होता है, एक प्राचीन सोच का व्यक्ति जो होता है वो अलग दृष्टिकोण में नजर आता है। तो हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते कि पढ़े लिखे और अज्ञान व्यक्ति में यही अंतर होता है कि उसके सोचने और समझने में अंतर होता है ना? उसके विभेदन क्षमता, वो अंतर नहीं कर पाता है चीजों में, वो समस्या समाधान आसानी से नहीं कर पाता है, और वो संप्रेषण भी बेटर तरीके से नहीं कर सकता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि अनपढ़ व्यक्ति ये सारे काम नहीं कर सकता, लेकिन वो पढ़े लिखे व्यक्ति की तुलना में थोड़ा कम कर सकता है। देखो, पहले लोग ईमानदार थे ज्यादा। आप अपने दादा दादी से बात करोगे तो वो कहते थे कि बेटा हमारे टाइम में बहुत लोग ईमानदार आ, आजकल लोग बहुत ज्यादा बेईमान हो गया। हमारे नाना जी हमसे हमेशा ये कहते हैं कि पढ़ा लिखा, जितना ज्यादा व्यक्ति पढ़ा लिखा है उतना ही ज्यादा वो बेईमान बनता है। ये सब पे लागू नहीं होता है। जैसे आपने कभी अंग्रेजों का इतना बड़ा शासन आपने देखा, मुगलों का इतना बड़ा शासन आपने देखा कि नहीं देखा? इतिहास तो पढ़ा है, इतिहास में कोई घोटाला पढ़ा है क्या आपने? इतिहास में कोई घोटाला पढ़ा है क्या आपने कि मुगल शासन के अंदर या मौर्य वंश के अंदर या जो है वो कोई भी मेवाड़ में, मारवाड़ में, आमेर में जब राजाओं का शासन था तो घोटाला हो गया, पैसे का कोई घोटाला पढ़ा है आपने कभी इतिहास में? इतिहास में कोई भी घोटाला आप नहीं पढ़ोगे। लेकिन आज का जो युवा, आज के जो लोग जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो गए हैं, वो सोचते, देखो हर व्यक्ति ऐसा नहीं कि घोटाला करता है, लेकिन जितना ज्यादा अपने पास ज्ञान होगा उसका हम यूज कैसे करते हैं वो तो हम तय करेंगे ना, हम ही तय करेंगे। जैसे आप अभी YouTube पे पढ़ रहे हो तो YouTube पर कुछ मेरे जैसे लोग हैं जो एजुकेशन से संबंधित वीडियो बनाते हैं, कुछ लोग, बहुत सारे ऐसे भी लड़के लड़कियां हैं जो Instagram और YouTube पर जो है वो डांस के, नृत्य के, अलग अलग तरीके के जो है वो वीडियो बनाते हैं। तो सब अलग अलग यूज कर रहे हैं अपने अपने ज्ञान का, अपने अपने कौशल का। तो जितना व्यक्ति ने पढ़ाई की उतना ही ज्यादा उसके पास गलत तरीके से आय प्राप्त करने के या गलत तरीके से जो है वो भ्रष्टाचार करने के तरीके भी तो उसके पास आए ना। तो यहां पर यही कहा गया है कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा ज्ञान रखेगा उतनी ही ज्यादा उसकी सोच समझ होगी, विभेदन क्षमता होगी, समस्या समाधान करने का तरीका उसके पास होगा। आज हर चाहे सरकार कितने भी कानून बनाए, लेकिन हर कानून को तोड़ने के लिए जो है जनता के पास क्या है, एक नया तरीका आ जाता है, नया तरीका आ जाता है। सामाजिक क्षमता की बात करते हैं। सामाजिक क्षमता अथवा नियमों के प्रति सम्मान
सामाजिक समरसता, परामर्श, चिंतन आदि। संवेगिक क्षमता, इसमें संवेग आ जाएंगे आपके, इमोशनल, संवेग, परिपक्वता एवं नियंत्रण, आत्म मूल्यांकन, विशिष्टता, अच्छा आचरण आदि, ये सारे सांवेगिक क्षमता यानी सांवेगिक बुद्धि के अंदर आ जाएंगे ये सारी की सारी चीजें। इसके बाद उद्यमी क्षमता। उद्यमी कौन होता है? उद्यमी कहते हैं व्यवसायी को। जो व्यवसायी होता है, जो कुछ नया क्रिएट करता है। जैसे उद्यमी किसको कहेंगे? जिसने सबसे पहले मोबाइल को मार्केट में लेके आया। हम उद्यमी किसको कहेंगे? जो नई वस्तुएं बनाता है, जो नया सृजन करता है। जिसने सबसे पहले ये टी शर्ट बनाई वो उद्यमी था। आज तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो टी शर्ट बनाने लगी है ना। लेकिन उद्यमी नहीं कह सकते उनको। जो पहली बार नई वस्तु मार्केट में लाने का या नया कार्य करने का कार्य करता है वो उद्यमी होता है। इसे साहसी उद्यमी कहते हैं। प्रतिबद्धता, कठिन परिश्रम, धैर्य, लक्ष्य निर्धारित व्यवहार आदि, ये सारे उद्यमी के काम है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं खुद भी हूं, कि हमारे माता पिता क्या थे? किसान हैं। हमारे घर में कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं है और हमारे घर में कोई ऐसा है ही नहीं पढ़ा लिखा जो इस लाइन में हो। लेकिन हमने साहस किया, एक नई राह पकड़ी हमने। चाहे आपके माता पिता, चाचा चाची, ये सब लोग जो खेती का काम करते हो, दुकान करने वाले हो, लेकिन आपने पढ़ लिख कर एक नई रास्ता चुना कि नहीं चुना? इस रास्ते पर खतरे भी बहुत है। सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कितना समय लगेगा, लेकिन इन सारी संभावनाओं को आपने एक्सेप्ट किया और आप जो है वो एक नई राह पे चले। यही क्या है? यही उद्यमीपना है। इसी को उद्यमिता कहते हैं कि अपने लिए एक नई राह खोजना, एक नया मार्केट क्रिएट करना ही क्या है? उद्यमिता है। और चर्चा करते हैं, बुद्धि के प्रकार की बात करते हैं। बुद्धि के प्रकार देखिए, बुद्धि के प्रकार की बात करते हैं तो थार्नडाइक जो है वो क्या कहते हैं कि बुद्धि 3 प्रकार की होती है। सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और मूर्त बुद्धि। थार्नडाइक क्या कहते हैं कि बुद्धि 3 प्रकार की होती है, सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। और इन तीनों बुद्धियों के बारे में हम पढ़ेंगे कल के सेशन में। इन तीनों बुद्धि के बारे में हम कल के सेशन में पढ़ने वाले हैं। होली के बाद इस सेशन को थोड़ा और लंबा हम कर देंगे। इन क्लासों को मैं होली के बाद 12 से लेकर और 1 बजे तक, और एक क्लास 8 से 9 बजे सुबह भी करने वाला हूं। तो होली तक अपन जो है जैसे चल रहा है वैसे चलने देते हैं, और होली के बाद एक नए जोश के साथ, एक नई उमंग के साथ और एक नए रंगों के साथ और ज्यादा लंबे सेशन और ज्यादा बेहतरीन डाटा हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। और अंडर 7 डे ये हम जो है टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। तो आशा करता हूं कि आप टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ पाए हैं। आपको समझ में नहीं आए कोई बात, आप कमेंट करेंगे। आप सबके कमेंट में पढ़ता रहता हूं हमेशा ही, और आपको मैं रिप्लाई करूंगा, आपकी चीजों को फिर से पढ़ाऊंगा। इसके अलावा हर संडे को यानी 7 दिन में जो हम पढ़ेंगे उसके लिए एक अलग क्लास रखेंगे हम, जिसमें 7 दिन के अंदर जो पढ़ा है उसका क्विक रिवीजन भी हम करने वाले हैं। तो होली के बाद हम नए प्लान के साथ नए तरीके से इस सेशन को कंप्लीट करेंगे, और इस बार रीट 100% पार हो, यह हमारा प्रयास रहेगा। और हमारे सारे सेशन अभी फ्री हैं, पहले भी फ्री थे और आगे भी फ्री रहेंगे। यह भी मेरी पूर्ण जिम्मेदारी रहेगी। आपसे इस सेशन में पढ़ने के किसी भी प्रकार के कोई पैसे नहीं लगेंगे, हमारी पीडीएफ के कोई पैसे नहीं लगेंगे, बस आप पढ़ते रहो बस। अभी रीट का नोटिफिकेशन नहीं आया, रीट का नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, तो हम आपको उसके लिए भी सूचित जो हो कर देंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए। अभी के लिए थैंक यू, हैप्पी होली। मिलते हैं रात 8:30 बजे, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।